औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो अहम मुद्दे थे जो मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर करना चाह रहा था। दोनों ही हमारे समाजी ज़िंदगी के एतबार से काफ़ी अहम है। पहला मुद्दा जो है वो नगर पालिका इलेक्शन के ताल्लुक़ से है और दूसरा जो है वो समाजी बुराइयों के ताल्लुक़ से है। जैसा कि आप सबको पता है कि आने वाले कुछ दिनों में हमारे यहाँ नगर पालिका के इलेक्शंस होने वाले हैं और आमतौर से हमारा एक जो अलमिया है, हमारा एक रोना रहा है कि हमारे यहाँ से नगर पालिका के अंदर जो मुसलमानों की नुमाइंदगी है, जो मुसलमानों का रिप्रेजेंटेटिव है, वो आए दिन कम होता जा रहा है। लेकिन जो इस ताल्लुक़ से काम करने के है वो क्या हम कर रहे हैं, ये भी एक सवाल है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि इलेक्शन कमीशन जो राज्य निवडणूक आयोग है, स्टेट इलेक्शन कमीशन है, उसने एक प्रोग्राम मार्च के महीने में डिक्लेयर किया था जिसमें प्रभाग रचना और से लेकर एक कंप्लीट प्रोसेस था जिसको डिक्लेयर किया गया था। लेकिन फिर किसी वजह से उसको रद्द कर दिया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दोबारा से वही प्रोग्राम कंटिन्यू किया गया है और उसमें ऑब्जेक्शन के लिए एक तारीख दी गई थी कि जो प्रभाग रचना की गई है, अगर किसी को उस प्रभाग रचना के ऊपर ऑब्जेक्शन है तो 14 तारीख के पहले जो है वो अपना आक्षेप वहाँ पर सबमिट करना था। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि हमारे यहाँ पर कम्प्लीटली जो है मुसलमानों के आबादी वाले इलाकों को फोड़ दिया गया और ये कोशिश की गई कि मुसलमान कैंडिडेट कम से कम चुन कर जाए। इस बात को जहन में रखकर एक मखसूस पार्टी और यहाँ के कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि मुसलमानों का रिप्रेजेंटेटिव नगर पालिका के अंदर बढ़े, उन्होंने इस तरीके से प्रभाग रचना की कि मुसलमानों का रिप्रेजेंटेटिव जो है वो नगर पालिका में ना बढ़ सके। लेकिन हमारे पास ऑप्शन था कि हम उस पर आक्षेप दाखिल कर सकते थे। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि हम में से हमारे यहाँ से सिर्फ एक आक्षेप जो मैं और हमारे दोस्त संजय पारवे साहब ने दाखिल किया था, जिसकी कल सुनवाई थी 23 तारीख को कलेक्टर ऑफिस में। जो कलेक्टर रामा मूर्ति सर है उनके सामने सुनवाई हुई, हमने अपनी बातें रखी और नगर पालिका की तरफ से जो सीओ सुरवे साहब है और काकड़ वगैरह उनकी पूरी टीम थी जिन्होंने उनका पक्ष रखा। हमारा आक्षेप जो था वो प्रभाग 10 को लेकर था, जिसमें हम ये चाहते थे कि प्रभाग 10 में जो नया इलाका इंक्लूड किया गया है जिसमें कॉलेज के पीछे का इलाका है, तो हम ये चाहते थे कि उसके अलावा जो गौतम नगर का इलाका है वो चूँकि एक दलित बस्ती है और एकता नगर वगैरह की जो दलित बस्ती है हमेशा एक साथ रही है, तो हम चाहते थे उस तरफ का इलाका जो है वो अटैच किया जाए। लेकिन ठीक है, अगर कॉलेज की तरफ का इलाका किया गया, हमने अपना आक्षेप तो दाखिल कर दिया। अब देखते हैं उस पर इंशाल्लाह जो भी फैसला होगा वो मैं आप सबके से शेयर ज़रूर करूँगा। लेकिन मुझे वहाँ जाने के बाद में जो चीज़ देखने में आई वो मैं चाहता था कि आपसे शेयर कर दूँ। साथ ही उसके लिए जो स्टडी हमने की है उसे देखकर मुझे हैरत हुआ कि इतना नाइंसाफ़ी हमारे साथ हो रही है और हम उस पर आवाज़ तक नहीं उठा पा रहे। होना ये चाहिए था कि जो लोग इंटरेस्टेड है, जो लोग ये चाहते हैं कि किसी तरीके से इलेक्शन लड़ा जाए, कंटेस्ट किया जाए और जीता जाए, उनकी जिम्मेदारी थी कि इस नगर पालिका की जो प्रभाग रचना थी उस पर ऑब्जेक्शन लिया जाए। मैं सिर्फ एक मिसाल आपके सामने देना चाहता हूँ। हमारे यहाँ पर एक सबसे बड़ा जो मुस्लिम बस्ती है वो सुल्तानपुरा है। प्रभाग रचना किस तरह से की जाए, इसके लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन ने 2 GR निकाले थे, जिसमें पहला GR जो था वो 6 अक्टूबर 2021 को निकाला गया था और दूसरा जो सुधारित GR था वो 27 दिसंबर 2021 को निकाला गया था। इस हिसाब से कुछ निकष दिए गए थे, कुछ गाइडलाइन दी गई थी जिसको जहन में रखते हुए प्रभाग रचना करनी थी। जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो कुछ निकष हैं वो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं और उसको देखते हुए जब आप देखेंगे कि किस तरीके से मुसलमानों की सबसे बड़ी बस्ती सुल्तानपुरे को डिवाइड कर दिया गया। इसमें जो GR है इसका परिशिष्ट O7, इसमें ये लिखा गया था कि जो जोग्राफिकल एरिया है, भौगोलिक समानता है, भौगोलिक समानता या पारनात यावी, मतलब जो एक जोग्राफिकल एरिया है, मखसूस जोग्राफिकल एरिया है, उसकी जो समानता है, उसकी जो यकसानियत है उसको ख़त्म नहीं करना चाहिए। साथ ही परिशिष्ट ओ का जो 8वां पॉइंट था वो ये था कि नैसर्गिक मर्यादा पारनात यावी। नैसर्गिक मर्यादा के अंदर जो चीज़ें दी गई थी वो काफ़ी इम्पोर्टेंट थी, जो ये था कि मेन रोड है या कोई बहुत बड़ा नाला है या जो ऐतिहासिक वस्तु है, इन चीज़ों को बाउंड्री बना करके इस तरीके से जो है वो प्रभाग रचना की जाए। मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से वो भी जो सुल्तानपुरे का एरिया है उसमें नहीं ली गई।
साथ ही नागरिक सामयिक हित विचारात घ्यावे, ये 9 का परिशिष्ट 9 में कहा गया था कि जो नागरिकों के सामयिक हित है, जो एक जैसे उनके हित है, उनके ऊपर भी जो है वो गौर किया जाना चाहिए। चूंकि उस इलाके के अंदर एक ही तरह के लोग रहते हैं, उनके जो सामयिक हित है वो एक ही तरीके के है, लेकिन उसको भी जहन में नहीं रखा गया। उसी के साथ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो 9 को के अंदर दिया गया था कि नागरिकांचे दळणवळण विचारात घेण्यात यावे। दळणवळण जो उनकी चलत फिरत है, जो उनका बाजार पेट है, जो उनके शमशान भूमि है या उनका कब्रिस्तान है या उनकी इबादत गाह है, अगर वो एक तरह की है तो इस तरीके की जो आबादी है उसको जो है वो फोड़ा नहीं जा सकता। साथ ही 9 के अंदर ये भी कहा गया था की प्रभागातील वस्त्यांचे विभाजन होणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी। मतलब ये कि उस इलाके की जो बस्ती है उसका विभाजन नहीं होगा। लेकिन बदकिस्मती से मुझे कहना पड़ता है कि सुल्तानपुरे को जो है वो प्रभाग 4, प्रभाग 5 और प्रभाग 9 3 प्रभाग में डिवाइड कर दिया गया है। नक्शा एक एक जो डॉक्यूमेंट से मैं कोशिश करूंगा आपकी स्क्रीन पर आए। तो केडी खान साहब के घर से लेकर महात्मा फुले स्कूल का जो रोड जा रहा है वहां तक जो मस्जिद की लाइन है उसको प्रभाग 4 के अंदर जो है वो दे दिया गया। साथ ही उसके बिल्कुल सामने की लाइन जिसमें बाबू जमदार साहब और बंगले बाउद्दीन भाई का जो घर है, साथ ही बंगले से लेकर के जो वही महात्मा फुले का है उसको प्रभाग 5 के अंदर डाल दिया गया। और महात्मा फुले रोड के उस तरफ का जो इलाका है सुल्तानपुर, जिसमें जो है वो मुख्तार पहलवान साहब से लेकर गजन सेठ का घर है, उस इलाके को प्रभाग 9 के अंदर डाल दिया गया है। तो एक तरीके से पूरे प्रभाग की जो मुस्लिम आबादी है उसका डिवाइड कर दिया गया है। अगर कोई शख्स, चूँकि एक दौर में मशहूर था कि सुल्तानपुरा जो है ये मुसलमानों के सबसे ज़्यादा जो सियासी लोग हैं वो इसी मोहल्ले के अंदर पाए जाते हैं और आज भी जो हम देखते हैं, लेकिन मुझे कहना ये पड़ेगा बड़े दुख के साथ कि किसी एक ने भी इसके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं लिया। अगर कोई ऑब्जेक्शन लेता तो ज़रूर उसके ऊपर जो है वो कार्रवाई की जा सकती थी। कल हमने देखा मलकापुर वगैरह से 9 लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया, बुल्डाना, चिकली, खामगौर, लोनार, मेकर, हर तरफ के ऑब्जेक्शन आए। लेकिन हमारे शहर के चूँकि इतना रिप्रेजेंटेटिव, इतनी नुमाइंदगी ज़ीरो होने के बावजूद हम ऑब्जेक्शन नहीं ले पा रहे हैं, तो ये एक काफ़ी दुख की बात है। जब तक हम अपने हक के लिए लड़ेंगे नहीं तब तक हमें इंसाफ कैसे मिलेगा। अगर हम, टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने एक जुमला कहा था कि ज़िंदगी अपने दम पर जी जाती है और दूसरों के कंधों पर जनाजे उठाए जाते हैं, तो हम कब तक दूसरों पर रिलाई करेंगे। ये हमारी लड़ाई, हमें खुद आगे बढ़कर जो है वो लड़ना पड़ेंगे। जिस वक्त हम वहाँ पर गए वहाँ पर भी हमने देखा, हमारे, आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि अगर आप लड़ाई लड़ते हैं तो किस तरह जो है वो प्रशासन को तकलीफ होती है और वो आगे, अगर वो इस बार नहीं लेंगे तो वो आगे आपसे डर कर कम से कम आपकी जो बातें हैं वो सुनेंगे। हमारे एक ऑब्जेक्शन की वजह से पूरे नगर पालिका प्रशासन को जो है वो बुल्ढाना आना पड़ा और वहाँ पर हमारे साथ जो उनकी पेशी हुई और साथ ही उन्हें अपना पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ पर रखना पड़ा। इसके साथ ही जब हम वहाँ पर गए, वहाँ जाने के बाद एक और मज़े की बात मैं आपसे कहता हूँ कि ये कलम की ताकत कितनी है। अगर आप एक कलम चलाना जानते हैं तो इसकी ताकत काफ़ी ज़्यादा है। किसी ने कहा है कि कलम की ताकत तलवार से ज़्यादा है, तो बेशक मैं इसका अंदाज़ा मुझे कल हुआ। कल जब कलेक्टर ऑफिस में हम गए, वहाँ जाने के बाद वहाँ पर भी कुछ चीज़ें जो थी वो उसका जो है वो ख्याल नहीं रखा गया था। तो पारवे साहब ने और हमने ये तय किया कि हम उसके भी खिलाफ जो है वो कंप्लेंट करेंगे और हमने उसके खिलाफ भी जो है वो कलेक्टर ऑफिस में कलेक्टर के खिलाफ ही जो है हमने कंप्लेंट की, क्योंकि वहाँ पर भी ये था, इसी जीआर के अंदर ये कहा गया था कि यहाँ पर जिस वक्त सुनवाई हो इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह की जाए, लेकिन चूंकि वहाँ वीडियो रिकॉर्डिंग का इंतज़ाम नहीं था इसीलिए हमने उसकी कंप्लेंट भी वहाँ पर की और हमारी बात सुनी गई। ये काफ़ी अहम बात है। अगर आप अपने हक के लिए लड़ेंगे तो मुमकिन है इंसाफ मिलेगा, लेकिन अगर आप लड़ेंगे ही नहीं तो आपको इंसाफ कैसे मिलेगा। साथ ही जो दूसरा अहम पॉइंट जिसकी तरफ मैंने शुरुआत में जो है वो तस्करा किया, समाजी बुराइयों का, हम वहाँ जाने के बाद में हमने एक निवेदन कलेक्टर साहब के पास में दिया जिसमें हमने 2 चीज़ों के लिए डिमांड की। सबसे पहली डिमांड हमारी ये है कि पूरे शहर के अंदर जो अवैध धंधे चल रहे हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो शराब जो खुलेआम बेची जा रही है, और कल तक मैं जहाँ तक मुस्लिम माशरे को जहन में रखते हुए बात करूँ, कल तक हमारे यहाँ शराब पीने वालों को बुराई की नज़र से देखा जाता था, लेकिन आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, कुछ दिनों पहले मेरे पास एक नौजवान बच्चा आया, वो मेरे ही इलाके से ताल्लुक़ रखता था।
उसने कहा कि उसका फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए उसे काम था और बुल्ढाना जाना था, तो वो घबरा रहा था। मैंने उससे सवाल किया कि घबराने की क्या ज़रूरत है, तो उसने कहा कि मैंने ड्रिंक शुरू कर दी है। तो मुझे काफ़ी ताज्जुब हुआ कि इतने अच्छे घर का बच्चा और इसने कैसे क्या ड्रिंक शुरू कर दी। फिर उसने जब कुछ नाम लिए तो बड़े अफसोस की बात है, बड़े अफसोस के साथ कहूँगा कि अच्छे अच्छे घरों के बच्चे जो है वो ड्रिंक की तरफ जो है वो आकर्षित हो रहे हैं। इसीलिए हमने पिछले दिनों जो बर्थडे प्रोग्राम है इसका भी कहीं ना कहीं हमने ये कोशिश की थी इसकी मुखालिफत की जाए, क्योंकि उसके नाम पर, पार्टियों के नाम पर जो है वो शराब को आम किया जा रहा है। और इसकी अहम वजह यह है कि शराब फ्रीली अवेलेबल है पूरे शहर में। ढाबों पर लाइसेंस वाले बियर बार तो चल ही रहे हैं, लेकिन हर जगह शराब जो है वो खुली उसकी जो है बिक्री की जा रही है। वर्ली का एक अहम मसला है जिसमें जो है मेहनत की कमाई लोग हार रहे हैं। तो हमने, चूंकि रामामूर्ति साहब के पास में इसकी सुनवाई चल रही थी प्रभाग रचना की, इसीलिए कर दीजिए। तो जो रेसिडेंट कलेक्टर है गीते साहब, उन्होंने हमसे काफ़ी तफसील से इस ताल्लुक से बात की और अवैध धंधों पर कार्रवाई करने के लिए उन्होंने कहा कि मैं एसपी साहब से बात करूंगा। साथ ही दूसरा जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है, यहाँ की स्कूलें हैं जो प्राइवेट कम गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ पर भी अब देखा जा रहा है कि सेमी इंग्लिश के नाम पर जो है वो काफ़ी फीस ली जा रही है, 5-5, 7-7 हज़ार रुपये फीस ली जा रही है। हमने उसकी भी शिकायत की और हमारी शिकायत को अल्हम्दुलिल्लाह सुना गया। तो मेरी आप लोगों से सिर्फ एक गुजारिश है, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अपने हक के लिए लड़ना सीखिए, अपने हक के लिए आवाज़ उठाना सीखिए। मान सम्मान की परवाह किए बगैर, हार जीत की परवाह किए बगैर आवाज़ उठाइए। आवाज़ उठाएंगे तो उम्मीद है कोई सुनेगा। अगर आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो फिर आपकी आवाज़ को सुना नहीं जाएगा, आपको गूंगा बहरा समझकर जो है वो नज़रअंदाज कर दिया जाएगा। आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।